अपने सियासी मफाद जिसको हम बोलेंगे, अपने सियासी मफाद के लिए आपने ये कदम उठाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो एक पक्ष की तरफ से बांधा हुआ हॉस्पिटल है। पक्ष जो होता है एक कुटुंब की तरह होते हैं, तो इसमें ये भाई ने काम किया, या वो भाई ने काम किया, या बड़े भाई ने कुछ नहीं किया, छोटे भाई ने किया, ये कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पूरे कुटुंब ने मिलकर एक काम किया है सबसे पहले तो। और दूसरी बात रही इलेक्शन के स्टंस या इलेक्शन में अपने राजनीति में अपने कदम जमाने के लिए काम करना है, तो ये प्लेटफॉर्म जो हेल्थ का जो इशू है, ये हेल्थ का जो मेडिकल लाइन है, वो प्लेटफॉर्म कोई भी किसी का भी हो राजनीति से नहीं जुड़ता है, क्योंकि हेल्थ प्लेटफॉर्म जो होता है ना, वो एक सामाजिक काम होता है सबसे पहले तो। और हमने एक सामाजिक काम के लिए बढ़ावा दिया है ये। और दूसरी बात, हम अगर राजनीति ही करना चाहते थे तो उसके लिए फिर मोहल्ला क्लिनिक भी खोल के हम राजनीति कर सकते थे। उसके लिए 5 करोड़ का इतना बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल के ही राजनीति करना, कोई भी ऐसा किसी के भी माइंड में आता है तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े किस्म का बेवकूफ़ होगा कि वो सोचता है कि एक नगर सेवक खड़े होने के लिए उसने 5 करोड़ रुपये खर्चा किए। हाँ, हमने खर्चा किए इसलिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। राजनीति में कदम सिर्फ इसलिए जुड़ाना है क्योंकि राजनीति से कुछ फ़ायदे जो होते हैं, जैसे कि कुछ ताकत पावर मिलती है, तो लोगों के फ़ायदे हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके, वो ताकत लेके, इसलिए राजनीति में आना है। वरना राजनीति में आने के लिए या नगर सेवक बन के कुछ बड़ा कमाने के लिए अगर सोचेंगे तो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अगर आप जैसे लोग या अच्छे जो जानकार होते हैं वो भी जानेंगे कि अगर कोई नगर सेवक पूरा भी करप्ट होगा तो भी वो मैक्सिमम 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं खा सकता। लेकिन हम जब 5 करोड़ रुपए समाज के लिए इन्वॉल्व करते हैं तो वो सिर्फ नगर सेवक के लिए बोले तो ये बेवकूफ़ी होंगे। हम ये समाज के हित के लिए, समाज को इसमें फ़ायदा पहुंच सके, वो फ्री ओपीडी देने का मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर आज 9,000 फ्री ओपीडी पेशेंट हो गए, अगर मिनिमम भी अगर फ्री ओपीडी के चार्जेस पकड़ेंगे, 100 रुपये से भी चार्जेस पकड़ेंगे, तो 9 लाख रुपए सिर्फ 3 महीने में हमने ये किए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा हम राजनीति के लिए इतना बड़ा लॉस करेंगे। हमारे दिल में हमारा कुछ जज्बा है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला के पास मुंह दिखाना है। और हमने जो अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने, असदुद्दीन अवीसी साहब ने जो वादा किया था हॉस्पिटल का, कहीं ना कहीं उसका एक मैं हिस्सा बन सकूँ, उनके वादे को पूरा करने के लिए मैं एक छोटा सा हिस्सा बन गया, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और ये जो हॉस्पिटल है ये सिर्फ MIM पक्ष का है और MIM की काविशों मेहनतों की वजह से बना हुआ है। इसमें हमारे सदर साहब के जो दुआएं हैं, उन्होंने जो हमें हौसला अफजाई दी है, उसकी बदौलत हमने ये हॉस्पिटल बनाया। हाँ, जो लोग सोचते हैं कि आज का ज़माना ऐसा है कि जब अच्छा काम करते हैं तो उसके पीछे 1000 लोग बोल रहे, उसी पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं जिस पे फल होते हैं। हमने वो फल लगाया है, इसलिए लोग पत्थर भी उड़ाएंगे। हम वो पत्थर झेल के आगे बढ़ के लोगों को फल दे के उनको फ़ायदा पहुंचाने की बस यही उम्मीद लेके हम इस प्लेटफॉर्म पे आए। और ये जो हॉस्पिटल रहेगा ये सभी समाज के लोगों के लिए, एक मुस्लिम समाज नहीं, जितने भी समाज है सभी समाज के लोगों के लिए उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उनको मेडिकल जो सर्विस है वो सस्ती से सस्ती और OPD जो है फ्री में देने के लिए हमने ये मुसम्मम इरादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी अता की है। और मैं सभी लोगों से दुआ चाहता हूं कि वो लोग दुआ करें कि इस हॉस्पिटल को अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह शाद व आबाद रखे और जो भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनको अच्छा इलाज हो के उनको अमराज दूर हो जाए, ये दुआ करने की इल्तिजा करता हूँ। अभी आने वाले वक्त में 2-4 महीनों में महानगर पालिका के इलेक्शन लगने वाले हैं, जिसमें दावेदार रियाज सैयद साहब भी हैं। तो आज MIM पार्टी शोलापुर में अपने कदम जमा चुकी है। पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा कि 9 नगर सेवक जीत कर आए और एक कॉफ्ट में, ऐसा टोटल 10 नगर सेवक आपके महानगर पालिका में थे। तो आज उसमें से 6 नगर सेवक आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में रुजू हो चुके हैं। तो जो ताकत बनी हुई थी आज वो ताकत कहीं ना कहीं कम हो गई, ऐसा आपको कुछ लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष है, ये ऐसा पक्ष है, ये समाज को जोड़े हुआ है। किसी नेता या किसी पदाधिकारी या किसी सदस्य के जाने या आने से ये मजलिस को ना कभी पहले फ़र्क पड़ा था ना कभी आने वाले दिनों में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मजलिस जो है वो एक खुद के नाम का एक ब्रांड है।
मजलिस ऐसा है कि वो किसी नेता से नहीं बनी हुई है। मजलिस एक जज्बातों से जुड़ी हुई मजलिस है। तो जब भी मजलिस में आप तक कोई आए और कहीं गए भी, लेकिन मजलिस जो अपना हिस्सा, जो अपना वोटर्स बैंक है, वोट बैंक है, वो कायम उसका जो है वो फिक्स वोट बैंक है। उसको किसके आने, कोई नेता आने से या जाने से कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन इस बार प्लस में मजलिस ज़रूर है, क्योंकि मजलिस के जज्बाती वोट के साथ साथ हमारे जो सोलापुर शहर के सदर साहब है हाजी फारूक भाई शाब्दी साहब ने जो काम किया है लोगों में, उसके साथ साथ मजलिस में पहली मरतबा यहाँ पे विंग्स भी बने हैं, कई संगठनाएँ बनी है, वाहतूक संगठना है, मेडिकल संगठना है, फिर उसके बाद कामगार संगठना है, टीचर्स विंग्स है, युवा है, महिला आघाड़ी है। ये जो संगठनाएं मिल के जो काम कर रही है, वो संगठना इतनी मजबूत हो चुकी है सोलापुर में, जो इतनी जड़ें मजबूत बन चुकी है कि आज के पीरियड में अगर आपने कहा 6, मैं कहता हूँ कि अगर 10 के 10 भी नगर सेवक गए तो भी मजलिस को एक वोट का भी कमी नहीं होंगी, बल्कि उसमें प्लस हो के मजलिस आने वाले दिनों में, जैसे कि हाजी फारूक भाई शाब्दी साहब ने कहा था कि हम महानगर पालिका में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम किंग मेकर की भूमिका में ही मजलिस रहेंगे। कुछ दिन पहले जैसे जिस तरह से मजलिस की तरफ से बहुत सारे कैंपेन लिए जाते थे, बहुत सारे आंदोलन किए जाते थे, निवेदन दिया करते थे, आपका जो पासपोर्ट ऑफिस के सामने जो आपका जो कार्यालय है वहाँ पर भी भीड़ देखी जाती थी, आपके सदर साहब आया करते थे, आप सब लोग आया करते थे, इकट्ठा हुआ करते थे। लेकिन कुछ दिनों से हमारी तरफ से भी देख रहे हैं कि ये सब बंद है। कहीं ऐसा नहीं है कि चुनाव पीछे गए और चुनाव जब आएंगे तब वापस से हम मैदान में उतरेंगे, ये सब करेंगे? सिर्फ चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये सब किया था क्या? कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं एमआईएम के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्लीपिंग मोड में है, ऐसा हाँ। बता रही है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हाल ही में देखेंगे तो ईद मिलादुन नबी के वक्त जितने प्रोग्राम्स एमआईएम के सदस्यों ने या पदाधिकारियों ने या नेताओं लोगों ने लिए, उतने तो मेरे नॉलेज में ऐसा कोई भी पक्ष नहीं था जो इतने प्रोग्राम्स लिए। और रही बात आंदोलन की, हो जब भी मुद्दे आते हैं, जब भी कोई हालात बिगड़ते हैं, तो उस वक्त आवाज़ उठाने के लिए हमेशा एमआईएम तैयार है और हमेशा उसके लिए उसके खिलाफ लोगों के जन आक्रोश एमआईएम का हमेशा लोगों में संपर्क बना हुआ है। हाँ, कुछ मुद्दे आज के पीरियड में ऐसे हुए कि क्योंकि ऊपर लेवल से अगर सत्ता परिवर्तन देखा जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा बना है कि अब हम लड़े किसके, पहले वहाँ पे सत्ता कंप्लीट तो बैठने दो। हम निवेदन दिए किसको? मुख्यमंत्री टेम्परेरी है, आज है कल नीचे उतरेंगे कि ये पता नहीं है। इस बोर्ड की वजह से। और दूसरी बात इलेक्शन का, एमआईएम कभी भी इलेक्शन के लिए काम नहीं करती, क्योंकि एमआईएम का एक ही मुद्दा है, अगर इलेक्शन के लिए काम करना होगा तो एमआईएम के लिए बस असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आएगा तो पूरा माहौल बन जाता है। लेकिन हमें सामाजिक काम करना है, हमारे जो विंग्स है वो सामाजिक काम के लिए हमेशा अग्रेसर है। जब भी आपका समाज में मुद्दा कोई उठेगा तो एमआईएम उसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और लेती रहेंगी। और रही बात हमारे संपर्क कार्यालय पे गर्दी का माहौल, तो हम जो है लोगों में घुल मिल गए। लोग जो संपर्क कार्यालयों में गर्दी बनाते हैं, वो गर्दी बनाने का मकसद एक ही है कि वो काम नहीं करते, वो सिर्फ जाके बैठ जाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संपर्क कार्यालय को उसकी जगह पे स्टॉप रख ले, लेकिन हम समाज में घुल मिल के लोगों की समस्याएं छोटी हो या बड़ी हो, उस इलाके के उस पदाधिकारी ने बखूबी अब तक अंजाम दिए और इसके आगे भी अंजाम देते रहेंगे। सोलापुर की आवाम में एक चर्चा ऐसी है, जैसा आपने बताया, कि गिने चुने लोग हैं जिसमें आप वाहतूक संगठन के ज़रिए काम करते रहते हैं, या फिर आपका मेडिकल विंग है, फिर आपके अलावा आप हैं, इसके लिए मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, दूसरे 2-4 लोग हैं गिने चुने जो एमआईएम में एक्टिव पार्टिसिपेटर का काम करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो फारूक शाब्दी आने के बाद ही एक्टिव हो जाते हैं। बराबर। तो इसका जवाब आप किस तरह से देंगे? कैसा है, पक्ष जब होता है, कौन सा भी पक्ष दे, एमआईएम नहीं, हर पक्ष में है ना, सब लोग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो कुछ लोगों को समाज के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ अध्यक्ष देखे, वो अध्यक्ष उनकी काम की सराहना करे, इसलिए काम करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा खुदा मुझे अच्छा काम करते हुए देखे और मेरे को आखिरत सवर जाए, इसलिए काम करते हैं। तो अलग अलग दर्जे के लोग हैं। हाँ, ये सिर्फ एमआईएम पक्ष में नहीं है, हर पक्ष में होते हैं। हाँ, लेकिन इतना चाहता हूँ कि एमआईएम में ज़्यादातर लोग
ज़्यादा पदाधिकारी सदस्य या हमारे जो नेता लोग हैं, ये ज़्यादातर लोग हैं ना अपने खुदा को दिखाने के लिए, अपने अल्लाह को दिखाने के लिए काम करते हैं कि ताकि लोगों का फ़ायदा पहुंचा के वो वहीं की वहीं दबाए। कितने एक मसले ऐसे होते हैं जो आप तक भी नहीं पहुंचते, लेकिन वो गरीब की मदद हो जाती है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो हम हर चीज़ को लेके चल के एक पक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश में। आज एमआईएम पार्टी जो है स्लीपिंग मोड में है, ऐसा लोगों का कहना है। समाज में जो चर्चा है स्लीपिंग मोड में है। क्यों? फारूक शाब्दी जब सोलापुर में कदम रखते हैं तो जैसा आपने कहा कि अध्यक्ष को खुश करने के लिए, ठीक है, अध्यक्ष को खुश किए, अध्यक्ष चले गए, उसके बाद सोलापुर के कार्यकर्ताओं, एमआईएम के कार्यकर्ताओं का क्या, और जो एमआईएम से जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो लोगों का क्या, आपको वोट कैसा मिलेंगे और आप इलेक्शन कैसा जीत कर आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का एक जो तबका है वो जनरली जनता में जाके उनमें घुल मिल के उनको जोड़ने का काम और उनके सामाजिक जो समस्या है उनको दूर करने का काम कंटिन्यू चालू है, जिसकी वजह से हमारा वोट के लिए तो हमको कुछ फिक्र नहीं है। हाँ, रही कुछ लोगों की बात जो अध्यक्ष साहब आने के बाद ही उनसे जुड़ते फिर बाद में गुम हो जाते, तो उसके लिए हमारे सदर साहब ने आने वाले इलेक्शन की पीरियड में उनको किस जगह पे रखना है, उनसे क्या काम लेना है, उसकी भी उन्होंने तैयारी की है और वो एक माइंड बना चुके हैं। हाँ, जो काम करने वाले हमारे मजलिस में किसी पे भी जुल्म नहीं हुआ है। जो काम किए उनकी सराहना भी है, जो काम नहीं किए उनके लिए फटकार भी मिली है, और अध्यक्ष साहब ने उनको उनके लहजे में उनको तंबी भी दी है कि बाबा तुम जो काम कर रहे हैं ये समाज के हित के लिए नहीं है, अगर आपको इस तरह से काम नहीं करना है तो आप मजलिस से जा सकते हैं। तो इस तरह से मजलिस हमेशा से सामाजिक एक तबका तो हमारा मजलिस का समाज में जुड़े हुए लोगों से जुड़ के है और लोगों को अपने तरफ और उन अपने काम के बलबूते पे अपने तरफ खींच रहा है। और यही बात है कि जो अदर पार्टीज़ है उनको सोच में डाला है कि मजलिस ऐसे क्या है जो हमेशा जब भी ग्राउंड लेवल पे काम होता है तो मजलिस का ही नाम क्यों आ गया है। थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। आपके हॉस्पिटल का जो संगे बुनियाद है ये तकरीबन 2020 में 2021 में संगे बुनियाद रखी गई और इसका मुकम्मल काम एक साल में 2022 में हुआ और इसकी इफ्तिताह भी 2022 में हुई। तकरीबन एक साल के अरसे में आपने वो काम कंस्ट्रक्शन के साथ मुकम्मल कराया और उसकी इफ्तिताह कर कर आज ओपीडी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। तो ये एक साल के वक्फे में या फिर इफ्तिताह से लेकर संगे बुनियाद से लेकर इनॉग्रेशन तक आपको किन चीज़ों की तकलीफ हुई? पैसों से लेकर लोगों का ऐसा भी कहना है कि रियाज सैयद के पास काफ़ी पैसा है, एक हॉस्पिटल उसने स्टार्ट किया है तो दूसरा भी स्टार्ट करेंगे। तो रियाज सैयद के पास वाकई में पैसा है, वो दूसरा भी हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकता है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बात कहना चाहूँगा कि हमने 2020 के दिसंबर महीने में जैसे हमने वाहतुक संगठन की कमान संभाली तो हमारा जो रिफा फाउंडेशन है एक सोच में था कि कहीं ना कहीं एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए ताकि लोगों को फ्री ओपीडी मिल सके। तो इसके मद्देनज़र से हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने भी कहा कि हम आपको 6 घंटे देने के लिए तैयार है, सुबह में 3 शाम में 3 घंटे। फिर एमआर विंग जो हमारी मेडिकल विंग है उनसे बात की कि आप दवाइयाँ मुहैया करा सकते हैं क्या कम से कम दामों में। तो ऐसा पूरा बजट हमने काढ़ा, एक मोहल्ला क्लिनिक की तैयारी में लग चुके थे। तो उसी सिलसिले में एक 6 महीने हमको सब सेटअप करने के लिए लगे। तो उस वक्त हमको एक दुकान नहीं मिल रहा था कि हम वहाँ पे ओपीडी खोल सके, मोहल्ला क्लिनिक खोल सके। तो उस वक्त मैं मेरे बड़े भाई फयाज सैयद इनसे ऐसे ही बात कर रहा था कि मुझे यहाँ पे दुकान चाहिए ताकि लोगों के फ़ायदे के लिए हम एक मोहल्ला क्लिनिक खोले जिसमें लोगों को फ्री ओपीडी मिल सके। तो भैया को मेरे कंसेप्ट इतना पसंद आया कि बोले सही चाहिए तो ये फ्री ओपीडी चाहिए यहाँ पे, लेकिन अपन मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर है कि अपन हॉस्पिटल खोलेंगे। हाँ। जबकि वहाँ पे हम जिस जगह पे हॉस्पिटल खोले उस जगह पे हमने अपार्टमेंट का ऑलरेडी लेआउट वगैरह सब मंजूर कराया था, तो यहीं पे हॉस्पिटल खोली गई बोले। तो हमारे में थोड़ा डिस्कशन होते गया, खोलना नहीं खोलना उस वक्त फिर भैया फाइनल बोला कि नहीं हॉस्पिटल खोलना ही है। तो मैंने हमारे सदर हाजी फारूक भाई शाब्दी साहब के सामने ये ऐसा बताया कि हॉस्पिटल खोलना है। तो उन्होंने कहा कि आप बिंदास ये कदम बढ़ाइए, आपको जो भी लगेगा उसको मैं रेडी हूँ, बहुत अच्छा कदम है, आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही उन्होंने ये हौसला अफजाई की मेरी, तो हम
26 जून 2021 को संग बुनियाद के लिए मेहमानी खुसूसी हमारे मजलिस के सदर हाजी फारूक भाई शाब्दी, शहर अध्यक्ष शहर काजी अमजद अली काजी साहब और अहले सुन्नत वल जमात के सदर अयूब कुरैशी साहब, इनको बुला के संग बुनियाद ली। उस वक्त मुझे शहर काजी साहब मेरे बाजू में बैठे थे, उन्होंने पूछा कि कितने बेड का हॉस्पिटल है, मैं बोले आइडिया नहीं। कौन सा हॉस्पिटल है, आइडिया नहीं। डॉक्टर्स कौन है, आइडिया नहीं, क्योंकि इरादा सिर्फ किए थे लेकिन प्रॉपर प्लान नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें नवाजा, ताकत दी, तो हमने क्या किया, वो हॉस्पिटल की संग बुनियाद रखने के बाद लोगों में चर्चा उठी कि नहीं नहीं इन्हों सिर्फ इलेक्शन सामने है इसलिए ये हॉस्पिटल का नाम ले रहे, जबकि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनने वाले, यहाँ पे जिम खाना बनेगा, कोई बोले शादी का हॉल बनेगा, कोई बोले नए अपार्टमेंट बनेगा। फिर कई लोग इसमें थे कि सच में इन्हों बनाते नहीं बनाते, ये चल रहा था। लेकिन हम जो था इरादा पक्का किए थे, हम काम पे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 1 महीना यानी कि 26 जुलाई 2022 को हमने फ्री ओपीडी का जो ये था उसकी ओपनिंग की। उस वक्त हमने फारूक भाई शाब्दी साहब की तबीयत ख़राब रहने से वो नहीं आ सके। अपने अहले हदीस जमात के सदर ताहिर बेग साहब थे, फिर जमीयत उलमाए हिंद के सदर इब्राहिम कासमी साहब थे। इनके नेतृत्व में हमने लोगों में ओपीडी फ्री का ऐलान किया था, वो उस वक्त उनके लोगों के लोकार्पण किया हमने। तो ये जो 1 साल का पीरियड गया हमारा, उस वक्त वो 1 साल के पीरियड में कई तकालीफ ये हुई कि एक तो पहली बात लोगों में गलत अफवाहें फैलाई लोगों ने, जो हमारे मुखालिफिन थे उनको ऐसा लग रहा था कि इसके बारे में ऐसी अफवाह फैलाएंगे कि लोग इनसे जुड़ना ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनने की ये अफवाहें फैलाई। उसके अलावा महानगर पालिका में माहिती अधिकार डाल के बोले कि ये जगह पे हॉस्पिटल बन सकते ही नहीं, इन्होंने परमिशन लिए कि नहीं, इसकी माहिती हमको दो बोल के। वो आज अगर एमएससीबी के कनेक्शन के लिए देखा जाएगा तो आज मैं 22 दिन से एमएससीबी के कनेक्शन के लिए फिर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? तो जहाँ पे हम पक्ष का नाम या हमारे समाज का नाम डालते हैं ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो बुरी शख्सियतें बुरे लोग होते हैं वो पौ खींचने के काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये समाज के हित का काम है, ये समाज के फ़ायदे के लिए काम है, यहाँ पे समाज को अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा इसलिए हम भी इसमें मदद करें, ऐसा नहीं सोचते। वो सिर्फ सोचते हैं कि इसका नाम ना हो, ये आगे ना बढ़े या इनका पक्ष आगे ना बढ़े। इसलिए कई लोगों ने, मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कई लोगों ने ऐसे काम किए जो कि आज वो खुद भी शर्मिंदा है कि हमने इतने बुरे काम किए, लेकिन हमारे घर के पेशेंट भी आज इनके पास से इलाज ले रहे। बजट का जो मामला था, आप मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने वाले थे, मोहल्ला क्लिनिक से आपने एक बिल्डिंग तैयार की, तो 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग है, जैसा आपने बताया 55 बेड का हॉस्पिटल है वो। तो इसका जो बजट था, वो एस्टिमेटेड बजट नहीं था, तो वो एस्टिमेट करने के लिए और वो कंप्लीट करने के लिए आपको किन दिक्कतों का सामना किया, या फिर आपने बजट एक रेडी रखा था? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास प्रॉपर प्लान नहीं था। हाँ। हम स्टार्ट जब किए थे हम सोचे थे कि 2 ओपीडी हो जाएंगे और एक थोड़ा 8-10 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ये हॉस्पिटल रहेगा, ऐसा हमारी एक सोच थी। फिर जैसा जैसा एक कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया, लोगों की जो अपेक्षाएं थी हमारे से वो अपेक्षा बढ़ते गई, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि हम इसमें कुछ तो बढ़ाना चाहिए। वो बढ़ते बढ़ते हमने ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का ये किया बांधकाम। तो उस वक्त जब हमारा बजट जो ग्राउंड फ्लोर का था वो फर्स्ट फ्लोर पे आया, तो हमने जो कस्तूरबा नगर में या फिर जहाँ पे भी, तो वो पैसा जमा करने के लिए हमने जो तकलीफ़ें उठाई या जो हमने हालात से मुकाबला किया, वो बेहतर खुदा के ये लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि जब भी कोई पेड़ बड़ा होता है ना, तो सिर्फ पेड़ बड़ा होने के बाद या उसको फल लगने के बाद जब देखते हैं सिर्फ नज़रिया वो बड़े पेड़ को देखा जाता है, लेकिन जब वो पौधा होता है, जब उसने कई हवाओं का सामना किया होता है, कई बरसात का सामना किया होता है, कभी कभी सूख जाता है, फिर वापस से वो उभर जाता है, जो पौधे को तकलीफ़ होती है वो पेड़ दिखने के बाद वो लोग उसको महसूस नहीं कर सकते। वो हमने महसूस किया है, हमारे सदर साहब ने भी उसके लिए महसूस किया है। उन्होंने भी हमें कहा था कि अगर तुम्हारे को यहाँ अड़चन आती रहेंगी तो मेरे तरफ से कुछ मदद बन सकती है तो मदद लो आप।
वक्त का तकाजा भी कम है और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। जाते जाते दो अहम सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद ये अपनी मुलाकात को ख़त्म करेंगे हम। दो अहम सवालों का जवाब आपको देना होगा। पहला सवाल ऐसा है कि आने वाले चुनाव में आप किन मुद्दों पे वोट मांगेंगे एमआईएम के लिए? ये सबसे बेस्ट सवाल है। जब स्टार्ट में आपने जो सवाल किया था कि आप मजलिस से क्यों जुड़े, हाँ, या फिर राजनीति में क्यों आए, तो मेरा जो इशू ये था, एम था, जो मेरा मकसद था, मैं जब सामाजिक काम कर रहा था तो सामाजिक काम के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि हमें ताकत नहीं है। हम वो काम को जो समाज में जो लोगों के हित के लिए काम कर रहे, वो काम के लिए कहीं ना कहीं हमें ताकत चाहिए। मेरा एम जो था सबसे पहला कि इस इलेक्शन में क्यों खड़ा हुआ, तो वो एम जो था मुझे मेरे समाज के लोगों के लिए, यूँ कहो या मुस्लिम लोगों के लिए, पुलिस एकेडमी खोलने का मेरा एक सपना है। हाँ। तो ये पुलिस एकेडमी का मुद्दा क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे समाज में, मुस्लिम समुदाय में जो है ना, एजुकेशन की बहुत कमी है। एजुकेशन 12 के बाद माँ बाप ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते क्योंकि माली हालात कमज़ोर है, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा डेवलप हो जाए। लेकिन जब भी वो सोचते कि बच्चों को किसी एकेडमी में डालना है, तो एकेडमी के जो अखराज आते हैं वो उनसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो। तो हमने सोचा कि पुलिस एकेडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म है कि लोगों में जाके वहाँ पे, क्योंकि पुलिस एकेडमी में क्या होता है, बच्चे को फिज़िकल अच्छा मिलता है, उसके साथ साथ बच्चा नॉलेज अच्छा लेता है, फिर उसके साथ साथ उसको लॉ का नॉलेज आता है, संविधान क्या है इसकी मालूमात होती है। जो आज हमारे बच्चे सिर्फ पान टपरी पे यहाँ पे वहाँ पे जो काम करते हैं, वो उसको जब नॉलेज आएगा, उसको एक डिसिप्लिन आएगा, तो डिसिप्लिन आने के बाद है ना, खुद ब खुद एक समाज का घटक, जब वो बच्चा जब समाज का जो घटक रहता है, वो घटक को बढ़ोतरी देते जाता है कि फिर खुद ब खुद एक समाज है ना सुशिक्षित होना चालू होता है और डेवलप होना चालू होता है। हमारे समाज में मैक्सिमम लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, तो पुलिस एकेडमी एक डिसिप्लिन का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए मैं रिफा फाउंडेशन की जानिब से टीचर्स मुहैया करा सकता हूँ नॉलेज के लिए, लेकिन एक बड़ा सा मैदान तो खरीद नहीं सकता फिजिकल के लिए। तो वहाँ पे महानगर पालिका में मैं लड़ के कह सकूँगा कि रिफा फाउंडेशन को 2 घंटे के लिए मैदान चाहिए, ताकि रिफा फाउंडेशन के जो भी बच्चे हैं वो वहाँ पे फिजिकल कर सके। पुलिस ही क्यों? क्योंकि आप बोल रहे कि मुसलमान बच्चे थोड़ा सा एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन में कम है। एजुकेशन कम है तो पुलिस तक तो भी कैसे बनेंगे? आपको सही मायने तो एक अच्छी स्कूल खोलनी चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है, पर्सनली कह रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी जो होता है वो एजुकेशन है। आजकल देखने में आ रहा है कि 40,000 50,000 अंग्रेज़ी मीडियम में स्कूलों में फ़ीस ली जा रही है। उर्दू मीडियम रहो और मराठी मीडियम स्कूल रहो, इसकी तरफ लोगों का इरादा बहुत कम है। तो एक अच्छी स्कूल क्यों नहीं खोल लेते आप? स्कूल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे आप कभी? 12 तक का जो एजुकेशन होता है वो हर एक माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, 12 तक का। उसके आगे का एजुकेशन जो भी है, जो भी लाइन वो बच्चा पकड़ता है, जैसे साइंस के पकड़ता है तो लाखों में खर्च जाता है, कॉमर्स पकड़ता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा खर्चे है, ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो 12 तक का जब एजुकेशन होता है, जब हम अगर एजुकेशनली ग्राफ देखेंगे तो 12 तक का 10th और 12 तक का ग्राफ जो है ना हमारा थोड़ा लेवल पे है, लेकिन उसके बाद पे ग्रेजुएशन का जो ग्राफ है वो बहुत डाउन है। क्यों डाउन है? कि ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो हमारे समाज के लोग या उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर रहे। आप बोले कि स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खोलते, तो स्कूल कॉलेज खोलने के लिए डायरेक्टली अदारे इस तरह से नहीं बनते। आज बुनियाद रखेंगे तो आने वाले 25 साल के बाद वो आपको फ़ायदा पहुंचाना शुरू करेंगे। लेकिन पुलिस एकेडमी ऐसी है कि आज अगर सोशल के बच्चों को बोलेंगे कि आप कुछ भी हो, आपको फ्री में पुलिस एकेडमी मिलेंगे, तो कम से कम उसको नॉलेज, डिसिप्लिन और फिजिकल उसका अच्छा हो जाएगा। और रही बात दूसरी कि स्कूल और कॉलेजेस के जो पढ़ाई के जो अखराजात बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इलेक्शन के मुद्दा, हमारा एजुकेशनली मुद्दा ये इलेक्शन का, क्योंकि जब हम नगर सेवक बनेंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे, जो भी महानगर पालिका के, जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट में कि मैं महानगर पालिका के कैंप स्कूल से एजुकेशन लिया हूँ, तो वहाँ पे हमने देखा है कि महानगर पालिका की पढ़ाई कैसी होती है।
तो उसको अगर हम LFC और IMS के बिना पे अगर स्कूल बनाना चाहेंगे तो नए स्कूल खोलने से बेहतर हम उसको अगर नगर सेवक बनेंगे एज ए नगर सेवक बोल के मेरे मोहल्ले के स्कूल को मैं अडॉप्ट जब लेता हूँ और उसको IMS की जैसा या LFC की जैसा बनाऊंगा तो समाज में बेहतरी आ सकती है। इसी मुद्दे को लेकर तो हम इलेक्शन में उतरे हैं। आखिरी सवाल है और उसके बाद बात को ख़त्म करते हैं। आखिरी सवाल ऐसा है कि शास्त्री नगर में आप शायद इच्छुक है, तो वहाँ पर दावेदार भी MIM की तरफ से बहुत है, इसको लेकर आप क्या कैसे देखते हैं इस नज़रिए को? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इच्छुक के दावेदार बहुत है, हर कोई बोलता है कि मैं दावेदार हूँ, मैं ये काम किया हूँ, टिकट मुझे ही मिलना चाहिए और मुझे ही देंगे। ऑल इंडिया मजलिस जो है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष एक ऐसा पक्ष है, मैंने पहले ही कहा कि एक हम कुटुंब के जैसा है, पहली बात तो। और कुटुंब में जो प्रमुख है हमारे हाजी फारूक भाई शाब्दी साहब, इनके ऊपर फैसले है ये सब। जब भी जो भी काम करता है वो उनके नज़र के सामने है, जो अच्छा काम किया मुझसे बेहतर भी कोई रहेगा, उनको जब टिकट मिलेंगे तो हम खुशी से, क्योंकि हम मजलिस के नुमाइंदे, हम इंडिविजुअली कुछ नहीं है, हम यहाँ पे जीरो है, रियाज कौन जीरो है, यहाँ पे जो ताकत है वो मजलिस की। अगर मजलिस के सदर साहब बोलेंगे कि टिकट आपको नहीं इनको मिलेंगे तो हम तहे दिल से खुशी से हम उनका काम करेंगे और मजलिस की नुमाइंदगी को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो एम जो मकासद हमारे हैं वही मजलिस के हर उम्मीदवार के है। जो भी उम्मीदवार महानगर पालिका में जाएगा वो एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए और समाज के हित के लिए काम करेगा। हम सिर्फ इतना है कि जब भी मजलिस, आज तक मजलिस ने कभी भी जुल्म नहीं किया है, बल्कि वो जालिमों के खिलाफ खड़ी है और मजलूमों के साथ खड़ी है। और मजलिस जब मजलूमों के साथ रहते तो वो जुल्म कभी नहीं करती। आप मुझे यहाँ पे बुलाए, आप इतना वक्त दिया, ये किए, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रियाज सैयद साहब के लिए लोक प्रधान की जानिब से वेल विश है कि वो आने वाले चुनाव में टिकट लेकर अपनी कामयाबी जाहिर करें, कामयाबी हासिल करें, और जो इनके प्लानिंग है, इनके ख्यालात हैं, वो प्लानिंग में और इनके जो भी जायज़ काम है उनमें इनको अल्लाह ताला तरक्की दे। जय हिंद। हुमा गिफ्ट तर्फे खास दसरा धमाका ऑफर, ऑनलाइन पेक्षा स्वस्त, सबसे सस्ता सेल। हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम मध्ये दसरा निमित्ताने यंदा विविध प्रकारचे भरपूर ऑफर्स ठेवण्यात आले आहेत। लकी ड्रॉ, फ्री डिस्काउंट ऑफर सह कॅशबॅक ऑफर ही, तसेच सर्व कंपनीच्या फायनान्सची ही सोय उपलब्ध। त्याचबरोबर हुमा गिफ्ट मध्ये सर्व नामांकित ब्रँडचे LED टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ओव्हन, मिक्सर ग्राइंडर हे मिळतील। हुमा मल्टी ब्रँड शोरूम मध्ये ओप्पो, विवो, OnePlus, नोकिया, लावा, टेक्नो, रिअलमी या व इतर सर्व कंपनीचे मोबाईल एकाच छताखाली उपलब्ध। या आणि पहा लाईव्ह डेमो। सर्व सोलापूरकरांनी हुमा गिफ्ट या ठिकाणी भेट देऊन सबसे सस्ता सेलचा लाभ अवश्य घ्यावा। अभी नहीं तो कभी नहीं अशी ऑफर फक्त हुमा गिफ्ट्स मध्येच। तसेच हुमा गिफ्ट्स या शोरूम मध्ये सर्व कंपनीचे एक्सेसरीज मिळतील। इयरफोन, नेक बँड, ब्लूटूथ, इयरबड्स, स्मार्ट वॉच, रॅपिंग, D+ ग्लास, स्पीकर आणि सर्व काही एकाच छताखाली उपलब्ध। तर मग वाट कसली बघताय, आजच भेट द्या। हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रँड शोरूम, 7 रस्ता, हुमा मेडिकल समोर, सोलापूर।